अग्निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहन का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वादे के मुताबिक मैं आज जो कल वीडियो में बनाया था, मैं आप लोगों से कहा था कि अगले दिन मैं आपको उससे संबंधित प्रश्न को पूछूंगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो आइए मैं आपको प्रश्न, सबसे पहला जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करते हैं और आप लोग उसका जो है आंसर बताइएगा कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद चारों ऑप्शन। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, आप बताइए कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ध्यान दीजिए, इसमें से जो ऑप्शन है आप लोग वीडियो को रोक कर भी बता सकते हैं, न समझ में आए तो मैं आपको बताऊं कि हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है और भारत में जो है ये 73% जो है ये बोली जाती है। और इसमें कई भाषाएं हैं, विश्व की इसमें कई भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन, पुर्तगाली, अन्य भाषाएं इसमें निहित हैं। और ये जो द्रविड़ है इसका जो प्रतिशत है भारत में बोलने का वो है 25%। और ये जो ऑस्ट्रिक है तीसरा ऑप्शन, ये भारत में 1.3% जो है ये बोली जाती है। और अगला जो चौथा ऑप्शन है चीनी तिब्बती, इसका जो प्रतिशत है भारत में बोलने का वो है 0.7%। तो इस हिसाब से जो इस प्रश्न का जो ऑप्शन था वो था भारोपीय। तो आप लोग कमेंट में या इसको एक कॉपी कलम में नोट करते चलिए कि आपका कितना सही हो रहा है, अंत में आपको बताना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है उर्दू, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है तमिल और चौथा है हिंदी। अब आप इसमें बताइए कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है। आपके पास समय है 5 सेकंड, बताइए। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए, भारत में जो सबसे ज्यादा बोली जाती है भाषा वो है हिंदी। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। और मैं आपको बता दूं, आपको मैं एक क्रम से बताने का प्रयास कर रहा हूं, साथ साथ आप लोग कॉपी कलम में नोट करते चलिए कि आपका कितना प्रश्न जो है सही होता जा रहा है। अब आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, आप लोग तैयार रहिए। आइए हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? ध्यान दीजिए, पहला है अपभ्रंश से, दूसरा ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, तीसरा ऑप्शन है पाली प्राकृत से और चौथा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से। समय 5 सेकंड, आप लोग बताइए हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है। फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं, अपभ्रंश से, बी ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, सी ऑप्शन है पाली प्राकृत से और चौथा ऑप्शन जो है डी वो है वैदिक संस्कृत से। किससे है आप लोग बताइए। ध्यान दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। और जो लोग अपभ्रंश पर चिन्हित किए हैं उनका ये सही ऑप्शन है। अब आइए मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं कि कैसे अपभ्रंश का उद्भव हुआ है, हिंदी का उद्भव कैसे अपभ्रंश से हुआ। देखिए, सबसे पहले जो है संस्कृत, सृष्टि के निर्माण से ही माना जाता है सबसे पहले किसका विकास हुआ? संस्कृत का। उसके बाद जब संस्कृत से टूटा तो पाली, और जब पाल से टूटा तो प्राकृत, और जब प्राकृत से टूटा तो अपभ्रंश, और जब अपभ्रंश से टूटा तो अवहट्ट, और जब अवहट्ट से टूटा तो हिंदी का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिए, तो प्रश्न यही पूछा गया था कि हिंदी का जो है जन्म कहां से हुआ है, तो अपभ्रंश से। अब ऑप्शन इसमें अवहट्ट नहीं था तो अपभ्रंश को ही माना जाएगा। कई परीक्षाओं में डायरेक्ट जो है कभी कभी अवहट्ट दे देता है, कभी कभी अपभ्रंश दे देता है, तो याद रखिएगा अब इसमें अपभ्रंश ऑप्शन था तो इसलिए अपभ्रंश सही होगा। ध्यान दीजिए, मैं आपको और बता दूं कि देखिए ये वैदिक संस्कृत क्या है। वैदिक संस्कृत जब पुराने यानी वेद के समय से, यानी पुराने जब सृष्टि का निर्माण हुआ उस समय जो भाषा थी वो थी वैदिक संस्कृत से। उस समय उसका जो है भाषा का जन्म हुआ था। पाली प्राकृत महात्मा बुद्ध के समय
जो बोली जाती थी, जो प्रयोग किया जाता था उस समय की ये भाषा है। लौकिक यानी पाली और प्राकृत के बाद जब प्रयोग हुआ तो ये लौकिक संस्कृत, उसके बाद अपभ्रंश का जो है विकास हुआ। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए हम जो चौथा प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। हिंदी की आदि जननी है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में जो है पूछा जा चुका है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। अब मैं आपको इस ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, आप लोग देख भी रहे हैं। देखिए, हिंदी की आदि जननी अपभ्रंश है कि पाली है कि संस्कृत है कि प्राकृत है? आप लोग बताइएगा, आपके पास है 5 सेकंड, जल्दी से बताइए। हिंदी की आदि जननी है अपभ्रंश, पाली, संस्कृत की प्राकृत? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। हिंदी की जो आदि जननी है वो है संस्कृत। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन अगर यदि ये क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो आपको लगाना है संस्कृत। चलिए अब मैं आपको अगले 5वें नंबर प्रश्न पर लेकर चलता हूं। भारत वर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? यानी भारत में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आप हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में रखेंगे, बी नंबर है विभाषा के रूप में आप हिंदी रखेंगे, कि सी नंबर राजभाषा के रूप में रखेंगे, या डी है काव्य भाषा के रूप में आप रखेंगे। तो आपके पास समय है 5 सेकेंड, बताइए जल्दी से। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो मैं आपको बताता हूं, भारतवर्ष में आप हिंदी को राजभाषा के रूप में रखेंगे। देखिए, राष्ट्रभाषा हिंदी मानी जाती है नहीं। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। ये भारत के कई राज्यों में जो है हिंदी बोली जाती है, इसलिए भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। मैं आपको बता दूं, देखिए राष्ट्रभाषा उसी चीज को, या कोई चीज राष्ट्रीय उसी चीज को किया जा सकता है जो सर्वसम्मत हो, यानी सबकी जो सहमति हो उस पर हो, तभी उस चीज को राष्ट्रीय घोषित की जा सकती है। जबकि हिंदी को कई बार प्रयास किया गया, कई सारे आंदोलन हुए, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा न करके राजभाषा किया गया है। अब आइए मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हिंदी किस लिपि से निकली है? देखिए, लिपि किसे कहते हैं? देखिए, जो भाषा होती है वो दृश्य होती है, भाषा जो होती है वो श्रव्य होती है, और जो लिपि होती है वो दृश्य होती है। ध्यान दीजिए, तो हिंदी किस लिपि से निकली है? देवनागरी लिपि पहला ऑप्शन, दूसरा है ब्राह्मी लिपि, तीसरा है खरोष्ठी, और चौथा है गुरुमुखी लिपि। तो ध्यान दीजिए, ये आपको थोड़ा उलझाएगा ये प्रश्न, लेकिन मैं आपको कल वाले वीडियो में अच्छे से आपको बताया हूं। ध्यान देकर सही से इस पर टिक करिए, आपका प्रश्न गड़बड़ ना हो, जल्दीबाजी ना करिए। ध्यान दीजिए, फिर से मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। हिंदी किस लिपि से निकली है? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, या गुरुमुखी लिपि? चलिए बताइए आप लोग। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि से निकली है। किस लिपि से निकली है? देवनागरी। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, देखिए ये है ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि जो है ये ब्रह्मा के मुख से निकली है, और ब्राह्मी लिपि जो लिखी जाती है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि से निकली है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, और इसी से निकली है हिंदी। जो हम लोग लिखते हैं इस समय, जो हम लोग हिंदी में लिख रहे हैं, वो सब कहां से निकली है? देवनागरी। और देवनागरी कहां से निकली है? ब्राह्मी। यानी देवनागरी लिपि जो है ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि ये भी बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, और ये जो खरोष्ठी है ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, और ये जो खरोष्ठी है ये अशोक के शासनकाल में जो है ये लिपि प्रचलित थी। और ये चौथा ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, ये सिख गुरु अंगद के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, गुरुमुखी लिपि की। तो आप लोग एक एक पॉइंट को लिखिए, मैं अच्छे से चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता रहा हूं। ये यहाँ पर बस सिर्फ एक ही ऑप्शन तक सीमित नहीं है, आपको मैं चारों ऑप्शन के बारे में उसकी विशेषताओं के बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए मैं अब अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। आइए हम आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? भारत में मैं बात कर रहा हूं, भारत में किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन आपके सामने है। 14 सितंबर 1947, 14 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1949,
26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। आप लोग बताइए जल्दी से 5 सेकंड के अंदर, फटाफट जल्दी जल्दी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार परीक्षा में इसका जो है उल्लेख हो चुका है, आप लोग इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि जो हिंदी को जो है राजभाषा जो बनाने का निर्णय लिया गया वो 14 सितंबर 1949 को लिया गया, और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 14 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, ये आप लोग नोट कर लीजिए। 26 जनवरी 1950 को अब भारत में संविधान लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अंगीकृत हुआ था। 26 नवंबर को ही कुछ जो है नियम कानून कुछ लागू हो चुके थे। तो ये चारों ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अब मैं अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं आप लोगों को। 8वां प्रश्न जो है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब या आंध्र प्रदेश? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जिस राज्य का गठन हुआ वो हुआ आंध्र प्रदेश का, और इसका जो गठन हुआ वो 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का जो है भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ। और हम बात करें राज्य के पुनर्गठन अधिनियम का, तो ये 1956 में पुनर्गठन अधिनियम, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो लागू हुआ 1956 में, और भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना वो आंध्र प्रदेश 1953 में। तो आप लोग इसको टिक कर लीजिए। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? प्रश्न को एक बार दोबारा फिर से मैं पढ़ रहा हूं, समझ लीजिए अच्छे से। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? पहला देखिए 343 से 390 तक, 443 से 135 तक। ये देखिए पहले ही गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बचा आपके सामने तीन ऑप्शन, 434 से 315 तक और 343 से 351 तक। देखिए ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, मैं आपकी थोड़ी मदद कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब आपको 343 से 390 तक और चौथा जो ऑप्शन है 343 से 351 तक, इनमें से बताइए कौन सा है। समय आपका स्टार्ट होता है अब। चलिए मैं आपको बताता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो उसमें जो भारत की जो भाषाओं का जो उल्लेख है वो 343 से 351 तक के अनुच्छेदों में भाषा का उल्लेख किया गया है। और अगर यदि पूछता है किस भाग में, तो देखिए भारत के संविधान में जो है 22 भाग हैं, और 22 भाग के 17वें नंबर, जो 17 नंबर का जो भाग है उसमें भारत की राजभाषाओं का उल्लेख है। और ये कहता है कि अनुसूची, किस अनुसूची में, तो देखिए जब भारत आजाद हुआ उस समय संविधान में 8 अनुसूची थी, बाद में 12 हो गई, 4 बढ़ाया गया, और 8वीं अनुसूची में भारत की राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसी में हिंदी का भी उल्लेख किया गया है। तो ध्यान दीजिए आपका ये भी तैयार हो गया कि 22 भाग के 17वें नंबर पर जो है भाषा का उल्लेख किया गया है, यानी 17वें भाग में भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुसूची में बात करेगा, अनुसूची में पूछेगा तो 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। और अगर अनुच्छेद कहता है तो 343 से 351 तक। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए मैं आपको लास्ट प्रश्न, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, मतलब कि प्राकृत के पहले क्या थी, यानी प्राकृत का जन्म कहां से हुआ है, ये आपको बताना है। पाली से, संस्कृत से, हिंदी से या अवहट से? ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, कल के वीडियो में भी और आज भी बताया हूं। गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। चलिए बताइए, समय आपका स्टार्ट है, बताइए। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो पाली है कि संस्कृत है कि हिंदी की अवहट? तो मैं आपको बता दूं इसमें जो ऑप्शन सही है वो है पाली। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, देखिए सर्वप्रथम संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट,
अवहट के बाद हिंदी। तो पूर्वकालिक का मतलब जैसे हिंदी का पूर्वकालिक अवहट, अवहट का पूर्वकालिक अभ्रंश, अभ्रंश का पूर्वकालिक प्राकृत, प्राकृत का पूर्वकालिक पाली, पाली का पूर्वकालिक संस्कृत। तो इसमें पूछा क्या था, प्राकृत का की पूर्वकालिक, तो प्राकृत की पूर्वकालिक क्या है, पाली है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही होगा। तो ये थे आपके 10 प्रश्न जो मैं कल के वीडियो में बताया था आपको कि मैं अगला जो वीडियो कल बनाऊंगा उसमें आपको इसी से संबंधित 10 प्रश्न के बारे में पूछूंगा। अब आने वाले समय में आपको वर्णमाला नहीं, वर्णमाला से पहले मैं आपको भी जो भारत में हिंदी के लिए जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व लुटा दिया था उनके बारे में बताने के बाद फिर मैं आपको वर्णमाला बताऊंगा, और उस वीडियो को बनाने के बाद मैं फिर उसी में से प्रश्न पूछूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छी चर्चा के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।